डियर स्टूडेंट, आपके टॉपिक चल रहा था मध्यकाल में मुगल वंश में अपन ने बाबर, हुमायूं, शेरशाह सूरी आदि के बारे में विस्तार से अध्ययन पिछले लेसन में अपन ने किया था। नेक्स्ट जो अपना टॉपिक है वो है अकबर। इसका शासनकाल माना जाता है 1556 से 1605 ईस्वी। सल्तनत काल में जिस प्रकार अलाउद्दीन खिलजी सबसे महान शासक था, उसी प्रकार मुगल काल में जो सबसे प्रसिद्ध शासक था वो था अकबर। अकबर के बारे में प्रारंभिक जानकारी, जन्म हुआ था इसका 15 अक्टूबर 1542 ईस्वी में। कहाँ पर? अमरकोट का जो राजा था वीरसाल, एक राजपूत शासक था जिसके यहाँ जन्म हुआ। अमरकोट सिंध में स्थित है, यानी एक जन्म राजपूत राजा के यहाँ हुआ। पिता बाबर, माँ हमीदा बानो। इसके बारे में मैंने पहले ही बता दिया था कि निर्वासन काल के दौरान अपने भाई हिंदाल के आध्यात्मिक गुरु मियाँ मीर की पुत्री हमीदा बानो के साथ इसने विवाह किया था और उसी से ही उत्पन्न हुआ था अकबर। अकबर का जो प्रारंभिक जीवन है, जो बचपना था, कहा जाता है बहुत ही संघर्ष में बीता, क्योंकि हुमायूं का निर्वासन काल चल रहा था तो अकबर के भी बुरे दिन वहीं थे, बुरे दिन चल रहे थे। कहा जाता है कि अकबर 3 साल तक अस्करी के नियंत्रण में रहा और कहा जाता है कि जब पारस के शासक के सहयोग से हुमायूं काबुल और कांधार पर विजय प्राप्त की थी, तो कहा जाता है कि कांधार पर पुनः कामरान ने जब अधिपत्य स्थापित करने की कोशिश, कामरान के अधीन था कांधार, तो उस समय कहा जाता है कि हुमायूं ने जब कांधार पर विजय प्राप्त करने के लिए कामरान पर आक्रमण किया था, तो हुमायूं के आक्रमण से बचने के लिए कामरान ने क्या किया था, इसके पुत्र अकबर को महल से दीवार के सहारे लटका दिया था ताकि हुमायूं आक्रमण ना कर सके। इतना बुरा समय बीता था अकबर का। अकबर जब हुमायूं ने सत्ता पुनः प्राप्त की थी तो उस समय पंजाब में सूबेदार था, पंजाब की देखरेख का कार्य कर रहा था, क्योंकि प्रारंभ में भारत आने के पश्चात पंजाब पर अधिपत्य स्थापित किया था इसने हुमायूं ने, मच्छीवाड़ा में युद्ध की विजय के पश्चात। तो कहा जाता है, पहले तो इसका बचपन का नाम देख लेते हैं। बचपन का नाम था इसका बदरुद्दीन। और पूरा नाम इसका जहीरुद्दीन मोहम्मद अकबर। अकबर के बारे में बताया जाता है कि अकबर अंगूठा छाप यानी अनपढ़ था, लेकिन कहा जाता है कि हुमायूं ने इसके लिए प्रारंभ में एक शिक्षक की व्यवस्था भी की थी ताकि अकबर पढ़ लिख जाए, और शिक्षक का नाम था अब्दुल लतीफ। हालांकि वो बात अलग है, संघर्ष के दिन थे, पढ़ नहीं सका, अकबर अनपढ़ था, सबसे फैक्ट बात। कहा जाता है कि जब हुमायूं की मृत्यु हुई, तो हुमायूं की मृत्यु हुई उस समय अकबर पंजाब में
कालानौर नामक स्थान पर था। वहीं पर बैराम खां ने इसका राज्याभिषेक कर दिया, क्योंकि बैराम खां को यह लगा कि हो सकता है कि वहां पर कोई विरोधी खड़े हो जाए, अतः शासन सत्ता खाली नहीं रहनी चाहिए, सिंहासन खाली नहीं रहना चाहिए। अतः उसी समय उसी जगह पर सामान्य तरह राज्याभिषेक कर दिया, यानी कुछ भी वैभवपूर्ण या ऐशो आराम कुछ भी वहां पर नहीं था। सिंपल साधारण तौर पर यहाँ पर इसका राज्याभिषेक, इस स्थान पर अकबर का राज्याभिषेक होता है। कब? 14 फरवरी 1556 ईस्वी में। ध्यान रखना 14 फरवरी को ही बाबर का जन्म हुआ था, वैलेंटाइन डे। तो 14 फरवरी 1556 ईस्वी में इसका राज्याभिषेक होता है। अब देखिए, राज्याभिषेक बन गया, राज्याभिषेक हो गया, राजा बन गया। जैसे ही राज्याभिषेक होता है उसके पश्चात, क्योंकि एक नाबालिग था, अवयस्क था, तो बैराम खां जो था, बैराम खां इसका संरक्षक बन जाता है। तो देखिए, बैराम खां का संरक्षण ये चलता है 1556 से 1560 ईस्वी। नाबालिग था, अतः शासन सत्ता की बागडोर किसके हाथ में रहती है? नाम मात्र का था शासक अकबर, लेकिन वास्तविक रूप से प्रयोग कौन कर रहा होता है? बैराम खां। बैराम खां कौन था? बैराम खां पारस का था और शिया संप्रदाय से ताल्लुक रखता था। इस 1556 से 1560 ईस्वी तक का जो काल है, इसे कहा जाता है बैराम खां का काल। प्रशासन में बैराम खां का ही वर्चस्व रहा था। और देखिए, इसी के दौरान पानीपत का द्वितीय युद्ध होता है। कब होता है? 5 नवंबर 1556 ईस्वी में। पानीपत के 3 युद्ध हुए थे। पहला 21 अप्रैल 1526 ईस्वी में, दूसरा 5 नवंबर 1556, तीसरा 14 जनवरी 1761 में। प्रथम युद्ध में बाबर ने मुगल साम्राज्य की स्थापना की थी। फिर दोबारा इस युद्ध के पश्चात अकबर द्वारा पुनः मुगल साम्राज्य की स्थापना की जाती है, क्योंकि स्थिति मजबूत इसी युद्ध से होती है। किस किस के मध्य होता है? पानीपत का युद्ध, बैराम खां जो कि अकबर का संरक्षक था, और हेमू जो कि आदिल शाह का नायब होता है। और ये क्या करता है कि जब अकबर की लाचारी का, या यूं कह सकते हैं कि अकबर साम्राज्य से दूर था, तो हेमू क्या करता है? हेमू दिल्ली पर अधिपत्य स्थापित कर लेता है, मौके का फायदा उठाते हो, क्योंकि 14 साल का नाबालिग था। और क्या करता है? विक्रमादित्य की उपाधि धारण कर लेता है। और इस विक्रमादित्य की उपाधि धारण करने वाला ये इतिहास का 14वां शासक माना जाता है। हेमू एक हिंदू था, और इसके बारे में कहा जाता है कि मध्यकालीन पहला हिंदू शासक जिसने दिल्ली पर अपना आधिपत्य स्थापित किया था, एकमात्र। इस युद्ध में हेमू दुर्भाग्य था, तीर लगता है, मूर्छित हो जाता है, कैद किया जाता है, और बैराम खां द्वारा अकबर के समक्ष कैद करके ले जाया जाता है। और हेमू के लिए बैराम खां कहता है कि जो आपकी इच्छा हो दंड दीजिए। हेमू तो वो अकबर तो उसे तलवार गर्दन के लगा के छोड़ देता है, और बैराम खां क्या करता है? गर्दन से इसकी धड़ अलग कर देता है तलवार से। और इसी समय अकबर शहंशाह की उपाधि धारण करता है। हालांकि कुछ किताबों में लिखा है बादशाह बनते के साथ ही शहंशाह की उपाधि धारण करता है। तो इस प्रकार पानीपत का जो द्वितीय युद्ध होता है, उसमें अकबर को विजय प्राप्त होती है, और दिल्ली पर अकबर का आधिपत्य स्थापित हो जाता है। लेकिन सहयोग किसका था? बैराम खां का। और बैराम खां का काल माना जाता है 1556 से 1560 ईस्वी।
अब देखिए, इस युद्ध में विजय के पश्चात कहा जाता है कि बैराम खां लगातार प्रशासन में हस्तक्षेप बढ़ाता जाता है और अकबर को भी ये महसूस होने लगता है कि वास्तव में बैराम खां कुछ ज़्यादा ही हस्तक्षेप कर रहा है। जैसे उसके विरुद्ध जाकर कार्य आदेश देना, अकबर के हाथी को मरवा देना। तो अकबर इसको आदेश भिजवाता है, भाई अपने कार्य से अपना जो पद है वो त्याग दो। लेकिन क्या करता है, यह विरोध करता है और विरोध करता है तो 1560 ईस्वी में पंजाब के निकट तिलवाड़ा का युद्ध होता है। युद्ध क्यों होता है? बैराम खां का ज़्यादा हस्तक्षेप बढ़ता जाता है और अकबर के कहने पर भी मानता नहीं है और विद्रोह कर देता है और अपनी सैन्य तैयारी प्रारंभ कर देता है। तो अकबर मुगल सेना भेजता है। मुगल सेना वह बैराम खां में 1560 ईस्वी में तिलवाड़ा का युद्ध होता है। इस युद्ध में बैराम खां पराजित होता है, फिर भी ससम्मान उसे अकबर के समक्ष लाया जाता है। और अकबर फिर भी क्या कहता है, अकबर जिसने इसे उपाधि दी थी खान ए खाना और वजीर का प्रमुख पद दिया था, के प्रति सम्मान प्रकट करता है और उसे कहता है कि जो हुआ ठीक है। अब यह है कि भाई कि तू मेरी बात मान ले तो फायदे में रहेगा। तो ये क्या करता है, इसके लिए विकल्प भी रखता है, भाई वहाँ की सुबेदारी प्राप्त कर ले या मक्का मदीना की यात्रा पर चला जाए। तो कहता है, तो कहा जाता है कि बैराम खां को लगता है कि मेरा पतन निश्चित है, अभी यहाँ मेरा कोई औचित्य नहीं रहा। तो क्या करता है, वो मक्का मदीना की यात्रा पर चला जाता है। तो कहा जाता है कि वहीं मक्का मदीना की यात्रा के हज यात्रा के दौरान एक पठान होता है अफगान, जिसका नाम होता है मुबारक खां, के द्वारा बैराम खां की हत्या कर दी जाती है। और हत्या क्यों करता है मुबारक खां इस यात्रा के दौरान? क्योंकि मछुआरा के युद्ध में बैराम खां इसके पिता का वध कर देता है। तो बदला लेने के लिए जैसे ही वो हज यात्रा पर निकलता है, मुबारक खां इसका बैराम खां का वध कर देता है। इसी प्रकार 1556 से 1560 ईस्वी तक जो बैराम खां का संरक्षण चल रहा था वो समाप्त होता है। और इसकी जो पत्नी होती है जिसका नाम है सलीमा बेगम, से अकबर विवाह कर लेता है। इसका जो पुत्र होता है जिसका नाम है अब्दुल रहीम, जिसे अपने दरबार में रख लेता है और उसे उपाधि देता है खान ए खाना। जबकि बैराम खां की उपाधि क्या थी? खान खाना। तो इस प्रकार अकबर इस संरक्षण काल से मुक्त हो जाता है। कैसे? पानीपत के द्वितीय युद्ध होता है, विजय प्राप्त होती है, बैराम खां का वर्चस्व बढ़ता जाता है, तो विद्रोह होता है। युद्ध में तिलवाड़ा का युद्ध होता है जिसमें बैराम खां पराजित होता है, कैद करके लाया जाता है। फिर वो कह देता है मैं हज यात्रा पर जाऊंगा, जहां मुबारक खां अफगान द्वारा उसकी हत्या कर दी जाती है। फिर अकबर क्या करता है, सलीमा बेगम जो कि उसकी पत्नी होती है विवाह कर लेता है और उसका पुत्र जो होता है अब्दुल रहीम उसे खान ए खाना की उपाधि देकर अपने दरबार में उच्च पद दे देता था। तो इस प्रकार यह बैराम खां का काल समाप्त होता है। बैराम खां के पश्चात कहा जाता है कि जो नया काल चलता है वो है धाई या महम अनंगा का काल, जो कि अकबर की धाई माँ होती है। तो देखिए 1556 से 60 हो गया और 60 से 62 फिर आता है पेटीकोट शासन। जो कब चलता है? 1556 से
1560 से 1562 ईस्वी। पेटिकोट शासन इसलिए कहा जाता है कि इस समय किसका वर्चस्व होता है? इसकी जो धाई माँ होती है जिसका नाम है महम अनंगा, इसका पुत्र होता है जिसका नाम होता है आदम खां, इसकी जो पुत्री होती है जिसका नाम होता है जीजीबाई। इनका वर्चस्व चलता रहता है, लेकिन प्रमुख कौन है? दाइमा महम अनंगा। अतः महिला द्वारा प्रशासन में हस्तक्षेप होने के कारण इसे इतिहासकार पेटिकोट शासन कहते हैं। अब इस शासन से मुक्ति कैसे मिलती है? हालांकि प्रारंभ में अकबर कुछ नहीं कहता है, लेकिन कहा जाता है कि अकबर जो मुनीम पद पर होता है, जब देख लेता है प्रशासन में योगदान ज़्यादा हो रहा है, इनका हस्तक्षेप ज़्यादा हो रहा है, तो इसे पद से हटा देता है तो और दूसरे को लगा देता है। तो लगातार विरोध, यानी अकबर के आदेशों के लगातार अवहेलना की जाती है, अकबर के विरुद्ध जाकर कार्य किए जाते हैं। तो अकबर को लगता है कि अब इनका दमन निश्चित है, लेकिन फिर भी सम्मान बराबर रहता है धाई माँ के। अब देखिए, इस दौरान कहा जाता है कि अकबर क्या करता है, जब लगातार इनका वर्चस्व हस्तक्षेप बढ़ रहा है, और ठीक है धाई माँ तो ठीक है, लेकिन उसके पुत्र का भी लगातार हस्तक्षेप हो रहा है, तो क्या करता है इसके पुत्र, क्योंकि अकबर के द्वारा नियुक्त मुनीम को ये मार देता है, तो क्या करता है इसे महल के झरोखे से नीचे गिरा देता है। और कहा जाता है कि जब तक गिराया जाता है यह प्रक्रिया चलती रहती है, जब तक इसके प्राण नहीं खत्म हो जाते। तो जैसे ही आदम का महल के झरोखे से गिरने से मरता है, उसके पुत्र वियोग में महम अनंगा की भी मृत्यु हो जाती है। तो इस प्रकार यह पेटिकोट शासन भी समाप्त हो जाता है। कैसे? आदम का वध किया जाता है, पुत्र वियोग में महम अनंगा भी चली जाती है। इस प्रकार 1560 से 1562 जो कि पेटिकोट शासन था वो समाप्त होता है। इसके पश्चात कहा जाता है कि अकबर अब स्वतंत्र शासक हो जाता है, तो वो क्या करता है 1562 ईस्वी दास प्रथा पर रोक लगाता है। 1563 ईस्वी तीर्थ यात्रा जो कर होता है उस पर प्रतिबंध लगाता है। 1564 ईस्वी में जजिया कर जो कि हिंदुओं पर लगता है समाप्त करता है। अब देखिए 1562 ईस्वी में ही आमेर का शासक था भारमल, जिसे कर्नल जेम्स टोड कहता है बिहारी मल की पुत्री, जिसका नाम होता है हरकाबाई, से विवाह करता है। कौन? अकबर। और हरकाबाई को अकबर क्या उपाधि देता है? मरियम उज जयानी। अब देखिए, राजपूताना का पहला ऐसा शासक था भारमल, जो कि आमेर का शासक था, पहला राजपूत जिसने अकबर से वैवाहिक संबंध स्थापित किए और अपनी पुत्री हरकाबाई का विवाह अकबर से किया। क्योंकि क्वेश्चन आ जाता है कि पहला राजपूताना में कौन राजपूत शासक था जिसने मुगलों के साथ सर्वप्रथम वैवाहिक संबंध स्थापित किए? वो था आमेर का शासक भारमल, जिसने अपनी पुत्री हरकाबाई का विवाह किया। कहाँ पर, किस दौरान? जब अकबर ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह पर दर्शन करने जा रहा था अजमेर की यात्रा पर, तो कहा जाता है कि सांगानेर के निकट मुलाकात होती है और विवाह होता है। हालांकि ठीक है, अब इतिहासकार कहते हैं कि पहला राजपूत शासक था, मुगलों के साथ वैवाहिक संबंध स्थापित किए। यार कुछ न कुछ तो प्रॉब्लम होगी इसकी,
क्यों वो डायरेक्ट मुगलों के साथ वैवाहिक संबंध स्थापित करेगा जो कि विदेशी थे, मुस्लिम थे। कहा जाता है कि भारमल ने यह जो कदम उठाया विवाह करने का, ये कुछ कारण थे इसके पीछे। कहा जाता है कि लगातार मीणों के आक्रमण, आंतरिक विद्रोह, लगातार समस्याएं लगातार आती जा रही थी और उस समय भारमल को लगा कि मेरी समस्या का समाधान करने वाला एकमात्र है वो अकबर। अगर अकबर के साथ मेरे मैत्रीपूर्ण संबंध स्थापित हो जाते हैं तो मैं अपनी स्थिति मजबूत करता हूँ, अपने साम्राज्य को सुरक्षित रख सकता हूँ, अन्यथा में यह पॉसिबल नहीं है। तो इसी उद्देश्य से अकबर से विवाह करवाता है अपनी पुत्री का और वैवाहिक संबंध स्थापित करता है। हालांकि ऐसा नहीं कि अकबर से मुलाकात पहली बार हुई है यहीं पर अजमेर यात्रा के दौरान, नहीं, इससे पहले भी अकबर की और भारमल की मुलाकात हो जाती है और कहा जाता है कि अकबर के सामने ही भारमल निहत्थे होकर शेर का मुकाबला करता है, उसे शांत करता है। तो उसी समय वीरता से तो प्रभावित हो जाता है और कहता है कोई ज़रूरत हो तो बिल्कुल निसंकोच मेरे पास आना। तो इस प्रकार आज के इस लेसन में अपन ने अकबर का प्रारंभिक जीवन पढ़ा, कब हुआ जन्म, माता पिता कौन थे, शिक्षक कौन था, अनपढ़ था फिर भी, बेराम खां का संरक्षण काल, फिर पेटीकोट शासन आ जाता है 1562 में ही राजपूतों से वैवाहिक संबंध स्थापित करता है और इससे विवाह करने के पश्चात ही अकबर की सोच में परिवर्तन आता है और हिंदुओं के प्रति वो उदारवादी दृष्टिकोण अपनाता है। और यही कारण तो था भी उसने तीर्थ यात्रा कर पर रोक लगा दी, हिंदुओं से लिया जाता था। जजिया कर ये भी हिंदुओं से लिया जाता था, रोक लगा दी। तो इस प्रकार आज के इस लेसन में इतना ही पर्याप्त है। नेक्स्ट जो लेसन होगा उसमें हम इसको आगे कंप्लीट करेंगे। थैंक यू।